डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर एक असाधारण हिम्मत वाले इंसान थे। उनकी जिंदगी जुझारूपन की ताकत का सबूत है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू शहर में हुआ था। यह सेंट्रल प्रोविंस में था, जिसे अब मध्य प्रदेश कहते हैं। वह महार समुदाय से थे। उस समय इस समुदाय को अछूत माना जाता था। इस वजह से उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने शुरुआती दिनों से ही उन्हें एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें उनके चरित्र के बजाय उनके जन्म की परिस्थितियों से आंका। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। उनकी मां भीमाबाई सकपाल ने उनमें एक शांत ताकत भरी, जो उन्हें सबसे बुरे वक्त में भी सही रास्ता दिखाएगी। जातिगत भेदभाव का साया उनके बचपन पर गहरा था। स्कूल में युवा भीमराव ने बहुत अन्याय महसूस किया। उन्हें दूसरे छात्रों के साथ क्लासरूम के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें बाहर एक बोरी पर बैठना पड़ता था, जिसे उन्हें घर से खुद लाना पड़ता था। टीचर्स अक्सर उन्हें अनदेखा करते थे और उन्हें दूसरे बच्चों के बर्तन से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। एक चपरासी जो ऊंची जाति का था, ऊंचाई से उनके लिए पानी डालता था, ताकि न तो बर्तन और न ही चपरासी अशुद्ध हो। यह रोजाना का अपमान एक दर्दनाक सच्चाई थी। यह समाज में गहरे जड़ जमा चुके पूर्वाग्रह का लगातार याद दिलाता था। इन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भीमराव की ज्ञान की प्यास बुझाई नहीं जा सकती थी। वह एक असाधारण रूप से होशियार छात्र थे। उनके पिता हमेशा उन्हें खूब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यह मानते थे कि शिक्षा ही उनकी सामाजिक मुश्किलों को दूर करने का एकमात्र तरीका है। वह अक्सर देर रात तक किताबें पढ़ते थे। उनका दिमाग विचारों और जानकारी के लिए भूखा रहता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे उनके टीचर्स और साथी हैरान रह गए। 1907 में उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस समय उनके समुदाय के किसी व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह उम्मीद की किरण थी, उन महान चीजों का संकेत था जो उन्हें हासिल करनी थी। उनका अकादमिक सफर अभी शुरू ही हुआ था। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तीसरे के सपोर्ट और स्कॉलरशिप से अंबेडकर विदेश में उच्च शिक्षा हासिल कर पाए। यह उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। उन्होंने अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाद में लंदन स्कूल ओन ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। इन नए माहौल में वह बिना भेदभाव के लगातार चुभन के आजादी से पढ़ाई कर पाए। उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ की पढ़ाई करते हुए कई डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। पढ़ाई के इन सालों ने उन्हें उन बौद्धिक औजारों से लैस किया जिनकी उन्हें अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने और एक नए राष्ट्र के भविष्य को आकार देने के लिए जरूरत होगी। भारत लौटने पर डॉ अंबेडकर ने अपना जीवन एक अनोखे, बहुत बड़े मकसद को समर्पित कर दिया, जाति व्यवस्था को खत्म करना। उन्होंने इसकी क्रूरता को खुद अनुभव किया था और उनकी शिक्षा ने उन्हें इसकी दमनकारी संरचना की गहरी समझ दी थी। उनका मानना था कि सामाजिक सुधार राजनीतिक आजादी से भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि एक आजाद राष्ट्र का क्या फायदा अगर उसके अपने लोग जाति के बंधन से आजाद नहीं हैं। उन्होंने मूक नायक जैसे कई अखबार शुरू किए, जिसका मतलब है खामोश लोगों का नेता और बहिष्कृत भारत या बाहर किया गया भारत। ये प्रकाशन दबे कुचले लोगों की शिकायतों को आवाज देने और राष्ट्र की सामाजिक चेतना को जगाने के लिए शक्तिशाली मंच बन गए। डॉ अंबेडकर ने गहराई से जमी हुई जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए कई आंदोलन और प्रदर्शन आयोजित किए। इनमें से एक सबसे अहम था 1927 का महाड़ सत्याग्रह। महाड़ शहर में दलितों को सार्वजनिक चावदार तालाब से पानी लेने की मनाही थी। अंबेडकर ने हजारों लोगों को तालाब तक ले गए और उन्होंने विरोध के एक प्रतीकात्मक कार्य के रूप में उसमें से पानी पिया। यह सिर्फ पानी तक पहुंच के बारे में नहीं था, यह समानता और मानवीय गरिमा के अधिकार का एक शक्तिशाली दावा था। इसने एक साफ संदेश दिया कि पुराने अन्यायपूर्ण नियमों को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह भारत की आत्मा के लिए लड़ रहे थे, यह मांग कर रहे थे कि वह अपने उच्चतम आदर्शों पर खरा उतरे। न्याय के लिए उनकी लड़ाई धार्मिक स्थानों तक भी फैली हुई थी। नासिक में काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन, जो 1930 में शुरू हुआ था, एक और अहम मोड़ था। 5 लंबे सालों तक उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग करते हुए एक शांतिपूर्ण संघर्ष का नेतृत्व किया। वह दुनिया को एक ऐसे धर्म का पाखंड दिखाना चाहते थे जो आध्यात्मिकता का उपदेश देता था, लेकिन अपने ही टेंपलों के दरवाजों पर भेदभाव करता था।
इन शक्तिशाली और प्रतीकात्मक संघर्षों के माध्यम से डॉ अंबेडकर ने समाज के भीतर गहरे बैठे पूर्वाग्रहों को उजागर किया। उन्होंने लोगों को असहज सच्चाइयों का सामना करने और अपनी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की नींव पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। उनके तरीके हमेशा शांतिपूर्ण थे, लेकिन उनका संकल्प अटल था। इस संघर्ष में डॉ अंबेडकर का सबसे शक्तिशाली हथियार उनकी बुद्धि थी। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और तंत्र का विश्लेषण किया। उनकी अहम कृति एनिहिलेशन ऑन कास्ट हिंदू सामाजिक व्यवस्था की एक कट्टर और बिना समझौता किए आलोचना थी। उन्होंने तर्क दिया कि जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं थी, बल्कि मजदूरों का विभाजन थी। एक ऐसी व्यवस्था जो लोगों को एक पदानुक्रम में बांटती थी जिससे कोई बच नहीं सकता था। उन्होंने इस दमनकारी संरचना को पूरी तरह से खत्म करने का आह्वान किया। उनका मानना था कि सच्ची आजादी और समानता केवल एक सामाजिक क्रांति के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। एक ऐसी क्रांति जो लोगों के दिलों और दिमागों को बदल देगी और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित समाज का निर्माण करेगी। डॉ अंबेडकर का एक समाज सुधारक के तौर पर सफर उन्हें स्वाभाविक रूप से राजनीति में ले आया। वह समझते थे कि स्थायी बदलाव लाने के लिए उन्हें देश के कानूनों को प्रभावित करना होगा। उन्होंने विधान परिषदों में दलितों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियां बनाई। 1930 के दशक में लंदन में हुई गोलमेज सम्मेलनों में वह एक मुखर आवाज बन गए। वहां उन्होंने अछूतों के लिए अलग चुनावी क्षेत्रों की जोरदार और प्रभावशाली तरीके से वकालत की। उनका मानना था कि यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था कि उनकी आवाज सुनी जाए और भारत की भविष्य की राजनीतिक संरचना में उनके हितों की रक्षा हो। उनकी राजनीतिक समझ और कानून की गहरी जानकारी किसी का ध्यान नहीं गया। जब भारत को 1947 में आजादी मिली तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉ अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। एक ऐसे कदम में जिसने आधुनिक भारत के भाग्य को आकार दिया, उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें एक ऐसा दस्तावेज बनाने का काम सौंपा गया था जो एक नए लोकतांत्रिक और संप्रभु गणराज्य की नींव रखेगा। लोकतांत्रिक और संप्रभु गणराज्य की नींव रखेगा। यह एक ऐसी भूमिका थी जिसके लिए वह अपनी अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशनों के विशाल ज्ञान और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को देखते हुए अनोखे रूप से योग्य थे। लगभग 3 सालों तक डॉ अंबेडकर ने अथक परिश्रम किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए आधुनिक इतिहास के सबसे उल्लेखनीय कामों में से एक को अंजाम दिया। उन्होंने भारतीय संविधान के हर एक अनुच्छेद का बारीकी से अध्ययन किया, बहस की और मसौदा तैयार किया। उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जहां हर नागरिक, चाहे उसकी जाति, पंथ, धर्म या लिंग कुछ भी हो, कानून के सामने बराबर होगा। उन्होंने मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की, जिसने सभी को बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता की गारंटी दी। वह छुआछूत के संवैधानिक उन्मूलन के पीछे की मुख्य शक्ति थे, जिससे इसका अभ्यास एक दंडनीय अपराध बन गया। ये उनके जीवन भर के संघर्ष की पराकाष्ठा थी। भारत का संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, उनकी प्रतिभा और उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को दर्शाता है। डॉ अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहना बिल्कुल सही है। उन्होंने सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज का मसौदा तैयार नहीं किया, उन्होंने सामाजिक क्रांति का एक चार्टर बनाया। उन्होंने भारत को एक ऐसा ढांचा दिया जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना और एक अधिक न्याय संगत और समावेशी समाज का निर्माण करना था। उनके काम ने यह सुनिश्चित किया कि नया राष्ट्र प्राचीन पूर्वाग्रहों पर नहीं, बल्कि अपने सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आधुनिक आदर्शों पर स्थापित हो। अपनी पूरी जिंदगी डॉ अंबेडकर हिंदू धर्म से तेजी से मोहभंग होते गए। उन्होंने दशकों तक इसे अंदर से सुधारने की कोशिश की थी। इसके नेताओं को जातिगत भेदभाव की प्रथा छोड़ने के लिए राजी करने की कोशिश की थी। हालांकि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जाति व्यवस्था कोई दुर्भाग्यपूर्ण कमी नहीं थी, बल्कि इसके मूल सिद्धांतों का एक अविभाज्य हिस्सा थी। उन्हें लगा कि जब तक वह और उनके अनुयायी हिंदू धर्म के दायरे में रहेंगे,
तब तक वे सच्ची समानता या आत्मसम्मान हासिल नहीं कर पाएंगे। 1935 में येवला सम्मेलन में उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की, मैं हिंदू पैदा हुआ क्योंकि इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। कई सालों तक दुनिया के विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने के बाद डॉ. अंबेडकर को बौद्ध धर्म में अपना जवाब मिला। वह इसकी दया, तर्क और समानता के मूल सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए। बौद्ध धर्म, उनका मानना था, एक ऐसा धर्म था जिसमें जाति की कोई अवधारणा नहीं थी और जो कठोर अनुष्ठानों के बजाय नैतिक आचरण पर आधारित था। इसने आध्यात्मिक मुक्ति का एक ऐसा रास्ता पेश किया जो तर्क और व्यक्तिगत अनुभव में निहित था। उन्होंने कई सालों तक बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और एक महत्वपूर्ण किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म लिखी, जिसने आधुनिक दुनिया के लिए एक तर्क संगत और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ मार्ग के रूप में उनकी धर्म की व्याख्या को प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने नवयान या नया वाहन कहा। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में डॉ. अंबेडकर ने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके साथ उनके लाखों अनुयायियों ने भी नए धर्म को अपनाया। यह सामूहिक धर्मांतरण सामाजिक और राजनीतिक विरोध का एक शक्तिशाली कार्य था। यह दमनकारी जाति व्यवस्था का पूरी तरह से खंडन था और गरिमा और समानता पर आधारित एक नई पहचान की दिशा में एक सामूहिक कदम था। डॉ. अंबेडकर के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक धर्मांतरण नहीं था, यह आत्म मुक्ति का एक गहरा कार्य था। यह सदियों से उनके लोगों को बांधे रखने वाली जंजीरों को तोड़ने के लिए उनके जीवन भर के संघर्ष का अंतिम और सबसे निर्णायक कदम था। डॉ. अंबेडकर का उसके तुरंत बाद 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत अमर है। उन्होंने विचारों की एक समृद्ध विरासत और उनके संवैधानिक दृष्टिकोण की नींव पर बना एक राष्ट्र छोड़ा। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, जो उनके इम्मेंस योगदान की एक उचित पहचान थी। आज उन्हें एक राष्ट्रीय प्रतीक, एक महान विद्वान और मानवाधिकारों के चैंपियन के रूप में पूजा जाता है। एक अछूत लड़के से भारत के संविधान के वास्तुकार बनने तक की उनकी जीवन कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनके प्रमुख कार्य, जिनमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्राज और द बुद्ध एंड हिज धम्म शामिल हैं, भारतीय समाज और न्याय के लिए चल रहे संघर्ष को समझने के लिए जरूरी पढ़ाई बनी हुई है।